गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हमारी जो ये क्लास है ये हमारी सॉयल साइंस की लास्ट क्लास होने वाली है। अभी तक हम जो है जेनेटिक्स, ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, इंटमोलॉजी कंप्लीट करवा चुके हैं। आज हमारा जो सॉयल साइंस का ये लास्ट क्लास होगा। हालांकि हमने 8 क्लास कहा था, लेकिन हम थोड़ा सा क्लास को बढ़ा रख के 7 क्लास में ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। इसलिए 7 क्लास में जो है सॉयल साइंस को कंप्लीट कर देंगे। 6 क्लासेस की हो चुकी हैं, आज हमारी ये लास्ट क्लास सॉयल साइंस की होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्लास है उससे स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो क्लास है वो हमारा है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर से। भैया बहुत सारा फैक्ट है इसमें। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं कि आपको शॉर्ट से फैक्ट दे देंगे, जिससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आज की क्लास के बाद में कॉन्सेप्ट आपको मैन्योर फर्टिलाइजर का एकदम कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। लेकिन भैया फैक्ट्स पे आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि फैक्ट्स एक बार में आपको याद नहीं करवाया जा सकता है। आपको भैया क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा उसको कई बार। ठीक है, अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, उसमें लिख कर जो है 4-5 बार आप जब रिपीट करेंगे तभी आपका अच्छे से तैयार हो पाएगा। तो बात करते हैं मैन्योर्स की। तो मैन्योर जो हमारा है टर्म, वो यूज्ड ओरिजिनली फॉर द डिनोटिंग मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है जो क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को बढ़ाते हों। ठीक है, मैन्योर शब्द का क्या मतलब है, ऐसे तत्व जो क्या करते हों, बढ़ाते हों सॉइल के प्रोडक्शन को। क्या बढ़ाते हो, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को बढ़ाते हो, उसे हम बोलते हैं क्या, मैन्योर बोलते हैं। लेकिन आज के दिनों में मैन्योर्स और फर्टिलाइजर में अंतर करने के लिए, मैन्योर और फर्टिलाइजर में अंतर करने के लिए क्या हुआ, नई परिभाषा दी गई कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होते हैं और क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं उसे हम मैन्योर कहेंगे, जबकि इनऑर्गेनिक को हम क्या कहेंगे, फर्टिलाइजर कहेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या लाभ होते हैं मैन्योरिंग के। पहली बात तो भैया प्लांट न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है। इट इम्प्रूव द सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर देते हैं। जो हमारी जैसे गोबर की खाद होती क्या है, मैन्योर है। तो क्या करता है, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी को, यानी स्ट्रक्चर है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसको बढ़ा देता है अच्छे से। ठीक है, इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, तो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है। फूड फॉर द सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे सॉयल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सॉयल के लिए अच्छे माने जाते हैं, जितने भी एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं, बैक्टीरियाज हैं, तो सॉयल के लिए अच्छे हैं, वो सारे क्या हों, उनके लिए खाने का ये काम करेगा मैन्योर हमारा। ठीक है, आगे निमेटोड और फंजाई को कंट्रोल करने का भी काम क्या करता है, मैन्योर्स करते हैं। इसके अलावा प्रिवेंट द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट बाय लीचिंग ऑफ और द इरोजन, लीचिंग और इरोजन के नुकसान को, जो हमारा लॉस हो जाता है लीचिंग इरोजन से नाइट्रोजन का या सॉयल का, उसको भी प्रिवेंट करने का काम कौन करता है, मैन्योर्स करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट के आधार पर जो है मैन्योर को 2 भागों में हम बांटते हैं। पहला तो बोलते हैं बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर, दूसरा बोलते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ठीक है, क्या बोलते हैं, बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर और दूसरा बोलते हैं कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। तो हमारा जो बल्क ऑर्गेनिक मैन्योर होता है ये क्या होता है, बहुत स्मॉल मात्रा में इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जबकि जो हमारा कंसंट्रेटेड है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे। बल्क इसको क्यों बोलते हैं फिर जब कम पाया जा रहा है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज करना पड़ता है। ठीक है, कुंटल टनों में हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, ट्राली भर भर के ले जाते हैं गोबर की खाद, तब डालते हैं, तभी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बल्क बोलते हैं। और कॉन्सेंट्रेटेड मतलब भैया कम मात्रा में यूज करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, परसेंटेज न्यूट्रिएंट की ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसे जो हमारे एग्जाम्पल की अगर बल्क में बात किया जाए तो ये FIM हमारा, कंपोस्ट, नाइट सॉयल, सीवेज एंड स्लज, सिप एंड गोट मैन्योर, ग्रीन मैन्योर, ये सारे हमारे क्या हैं, बल्क मैन्योर के एग्जाम्पल हैं। भाई कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर में हमारा क्या होता है, बर्ड ग्यूनिया, फिश मैन्योर, रॉ बोन मील, स्टीम्ड बोन मील, सनफ्लावर केक, ग्राउंड नट केक्स, ये सारे किस में आते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड में आते हैं। इसमें परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो बर्ड्स की यूनियन की सबकी डिटेल में हम पढ़ाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर नहीं दे रहे हैं, बस आपको क्या एक एग्जाम्पल बता रहे हैं जिससे आपका या तैयार हो जाए। अब हम बात करते हैं एक एक करके बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर की। जो हमारे बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं भैया, आपको बताएं बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होंगे और इसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम पाई जाती होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होंगे और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत कम पाई जाती होगी। अगर हम बात करें इसमें तो ये FIM हमारा जो है पहला है, क्या है, फार्म यार्ड मैन्योर, जैसे हम लोग बोलते हैं क्या, गोबर की खाद। फार्म यार्ड मैन्योर जो हमारा होता है ये FIM होता है। इसमें हमारा जो है क्या पाया जाता है, ये होता है क्या है, डंग एंड यूरिन का मिक्सचर होता है, वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाए तो उसको हम कहेंगे FIM। डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन हमारा क्या कहलाता है, FIM कहलाता है। इसमें हमारा भैया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितना पाया जाता है, NPK कितना पाया जाता है, तो बेस में पाया जाता है 58, 54, 58, इसको याद रखना आपको, 58, 54, 58 पाया जाता है FIM में। भैया आराम से याद कर लो भैया, 58 मतलब 50 पैसा, मतलब 0.5, ठीक ना, 0.50। उसके बाद 54 मतलब 0.25, 25 पैसा होता है जो।
उसके बाद 0.50 फिर 98, तो 98 54 98 से आप इसको याद रखेंगे FIM में कितना NPK पाया जाता है। ठीक है, अगर हम सीधे बात करें कि यूरिन में कितना पाया जाता है, तो यूरिन में हमारा जो है 1% नाइट्रोजन और 1.35% पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, FIM से ज़्यादा है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यूरिन का यूज़ करते हैं तो यूरिन हमारा क्या होता है, ओल्टिलाइजेशन लॉस हो जाता है, उसमें ओलेटिलाइजेशन लॉस हो जाता है, जिससे हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन भैया कम पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, ये फॉर्म ऑफ यूरिया में होता है और यूरिया में हमारा क्या होता है, ओलेटिलाइजेशन होता है, जिससे हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन जो है लॉस हो जाती है। अब इसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का यूज कर सकते हैं कि हम यूरिन को यूज करें और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स के साथ में यूज करेंगे, जिससे हमारा क्या हो, FIM में जितनी भी नाइट्रोजन पाई जाती है वो पूरी मिल जाए। तो कौन से केमिकल प्रिजर्वेटिव्स यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं जिप्सम, कायनाइट और सुपरफास्फेट। जिप्सम, कायनाइट और सुपरफास्फेट जो हमारा क्या है, जिप्सम, कायनाइट और सुपरफास्फेट हमारा। ठीक है, GK पढ़ोगे तभी SP बनोगे, समझे, GK अगर पढ़ोगे तभी क्या बनोगे, SP बनोगे। तो क्या भैया, ये हो गया G फॉर जिप्सम, K फॉर काइनाइट और SP फॉर सुपरफास्फेट। ठीक है, तो ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं भैया, यूरिन में जो हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है उसके ओल्टिलाइजेशन लॉस को कम कर देते हैं। साथ ही जब हम जिप्सम यूज करते हैं, जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 × 2H2O होता है। तो भैया ये कैल्शियम भी मृदा में बढ़ा देगा, सल्फर भी साथ में बढ़ा देगा। पहली बात तो नाइट्रोजन का लॉस होने से बचा लिया, दूसरी बात कैल्शियम और सल्फर बढ़ा दिया। ठीक है, तो जिप्सम हमारा क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है यूरिन को और प्रिवेंट ओटिलाइजेशन लॉस करता है, साथ में क्या होता है, कैल्शियम सल्फर की मात्रा बढ़ा देता है। ऐसे में जब सुपर फास्फेट यूज करते हैं, सुपर फास्फेट में भी हमारा क्या होता है, फास्फेट पाया जाता है, नहीं फास्फोरस पाया जाता है। तो ये भी सेम काम करता है जिप्सम जैसा ही, ओटिलाइजेशन लॉस को कम कर देगा, जिससे नाइट्रोजन बच जाएगी और साथ में फास्फोरस की मात्रा को बढ़ा देगा। ठीक है, तो हम लोग फास्फेट का यूज कर लेते हैं FIM के साथ में, इन्हें क्या बोलते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं भैया, इनको यूज़ कर लेते हैं। आगे बात करते हैं बैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटीज़ जो होते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसको सड़ाने में, डिकम्पोज करने में बैक्टीरिया की जरूरत लगती है ना, या एक्टिनोमाइसिटीज़ की जरूरत लगेगी, तो इसको सड़ाने के लिए, इसलिए भैया इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं FIM बनाने में। कैसे बनती, कैसे बनाने की विधि की अगर बात किया जाए तो भैया हम लोग क्या करेंगे, एक 6 मीटर लंबा गड्ढा खोदेंगे। क्या करेंगे, 6 मीटर लंबा, 6 से 7.5 मीटर लिखा है, 6 मीटर लंबा गड्ढा खोदेंगे, जिसकी चौड़ाई कितनी होगी, 1.5 से 2 मीटर जो है हम उसकी चौड़ाई होगी, और गहराई कितनी रखेंगे, 1 मीटर अंदर गहरा खोदेंगे। ठीक है, 6 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा, 6.5 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा जो है हम गड्ढा खोद लिए। ठीक है, अब एक गड्ढा जब हम खोद लिए इतना, उसके बाद क्या करेंगे भैया, इसके ऊपर तक लबालब क्या करेंगे, हम भर देंगे गोबर और मिट्टी से। ठीक है, क्या भर देंगे, गोबर जो हमारा क्या है, FIM है, इसको भर देंगे। ठीक है, कहाँ तक, ज़मीन के 1 मीटर से, भैया 1 मीटर तो गहराई का गड्ढा था, इसके ऊपर 45 से 60 सेंटीमीटर ऊपर तक हम भर देंगे लबालब। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से हम क्या करेंगे, ऐसे मान लो ये गड्ढा हमने बना लिया, अब इस गड्ढे के ऊपर क्या करेंगे, ऊपर तक यहाँ तक हमने भर दिया, इसके ऊपर क्या करेंगे हम भैया, मिट्टी और गोबर से क्या करेंगे, लेप बनाकर उसको बंद कर देंगे। क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, प्लास्टर कर देंगे। जब प्लास्टर कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके साथ में इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी मिला सकते हैं, जो हम आपको बता चुके हैं। क्या मिलाएंगे, जिप्सम, काइनाइट और हमारा क्या, सुपरफास्फेट मिला सकते हैं, तो इनको मिला देंगे केमिकल प्रिजर्वेटिव जो हमें मिलाना होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब भैया बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिटी चाहिए बताएं सड़ाने के लिए, तो क्या करेंगे, इसके अंदर का जो मॉइस्चर होगा वो कम से कम 60 से 70% बना के रखेंगे, क्योंकि इससे कम मॉइस्चर में ये बैक्टीरिया काम ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए उसके अंदर क्या रखेंगे भैया, मॉइस्चर बना के रखेंगे। ठीक है, मॉइस्चर बना के रखेंगे, जब मॉइस्चर बना के रखेंगे तो भैया क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और पूरी खाद को सड़ा देंगे, और जब पूरी खाद सड़ जाएगी, डिकम्पोज जाएगी, उसके बाद इसमें जो है 30 से 40% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रखेंगे। ठीक है, तैयार करने के लिए 60 से 70% मॉइस्चर, उसके बाद आधी कर दिए 30 से 40% ही रखे, कंपोज डिकम्पोज जब हो चुकी है पूरी तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे भैया, जो हमारा ये हीप बना है, हीप मतलब ये जो बॉम्बी बनी ऊपर से बंद कर दिया तो हीप हो गया ये, तो हीप के अंदर भैया टेम्परेचर कितना 50 से 60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना पड़ता है। अब जब हीप के अंदर का टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होता है तो भैया वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया और जो हमारे एक्टिनोमाइसिटीज़ हैं बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, और जनरली हम लोग 10 से 20 टन जो है पर हेक्टेयर यूज करते हैं। 10 से FIM कितना यूज करना होता है, 10 से 20 टन पर हेक्टेयर यूज करना होता है, FIM सफिशियंट रहता है। लेकिन अगर हम फॉडर ग्रास के लिए उगा रहे हैं, चारे के लिए अगर कोई उगा रहे हैं या फिर सब्जी में, तो इनमें हम जो 20 टन से ज़्यादा यूज करते हैं। चारा और सब्जी में हम क्या करते हैं, 20 टन से ज़्यादा यूज कर लेते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे बात करते हैं,
यूज़ ऑफ एफ आई एम का अगर हम यूज करने जा रहे हैं, फार्म यार्ड मेन्योर का, गोबर की खाद का अगर हम यूज करने जा रहे हैं, तो बुआई के, फसल बुआई के कम से कम 15 दिन पहले जो है तो हमको क्या है, एफ यूज कर देना है। क्या? क्योंकि उससे इमोबलाइजेशन लॉस जो है नाइट्रोजन का नहीं होगा। नाइट्रोजन क्या हो जाएगी, इमोबाइल हो जाएगी, वैसे तो लॉस हो जाएगा नाइट्रोजन का। तो इमोबलाइजेशन लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं, 15 दिन पहले क्या करते हैं, डाल आते हैं खेत में हम बुआई से पहले। इंटायर अमाउंट नॉट अवेलेबल फॉर इमीजिएटली, ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जो पूरा मात्रा है एफ का जितना आपने डाला है, उसका पूरा मात्रा जो है पहली फसल को ही नहीं मिल जाता है। पहली फसल को कितना मिलेगा, पहली फसल को सिर्फ 30% नाइट्रोजन मिलेगा, 60% फास्फोरस और 70% पोटास पहली फसल को मिलेगा। उसके बाद बाकी नाइट्रोजन अगली सेकंड फसल को मिलेगा। ठीक है, एक ही फसल नहीं, इसलिए साल तो साल तक जो है नाइट्रोजन चलता रहता है, पूरा लॉन्ग टर्म होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1 टन जो है, जो गोबर की खाद हमारी कैटल डंग है, 1 टन में कितना, 2.95 किलो हमारा क्या होता है, लगभग 3 किलो के आसपास क्या होता है हमारा नाइट्रोजन। 3 किलो से थोड़ा सा कम है तो 3 किलो लेके चलते हैं। 3 किलो नाइट्रोजन, 1.5 किलो हमारा क्या फास्फोरस, और 3 किलो क्या हमारा लगभग पोटेशियम होता है। ठीक है, 2.95 अठन्नी चौनी अठन्नी था परसेंटेज में, तो 1 टन में हमारा क्या भैया, सब कितना हुआ, 1000 किलो। तो 1000 किलो में हमारा क्या होगा भैया, ये इतना पाया जाएगा बस। ठीक है, 2.95 kg, 2.95 kg और बीच में 1.59 kg। ठीक है, बस बदल दिया इन्होंने, क्या किया 2.95, अब भैया पीछे वाले पलट के आगे कर दिया 1.59 कर दिया, फिर 2.95 कर दिया। ठीक, तो ये भैया इतना पाया जाएगा, कितना, 1 टन अगर हम लोग कैटल डंग यूज करते हैं। हमको यूज कितना करना है, इसीलिए 10 से 20 टन यूज करना है हमको। ठीक है, तो 10 से गुणा करवा दो, यानी 29 किलो नाइट्रोजन मिल जाएगी, 15 किलो हमारा फास्फोरस मिल जाएगा, 29 किलो ये मिल जाएगा हमारा पोटेशियम। ठीक है, इतना ध्यान रखना, 1 टन कैटल डंग में कितना पाया जाता है, लगभग 3, 1.5 और 3, इतना याद रखो, किलो में पाया जाता है इतना। ठीक, आगे बात करते हैं। हॉट मैन्योर और कोल्ड मैन्योर किसे कहते हैं, तो भैया हॉट मैन्योर कहते हैं अगर घोड़े की या भेड़ की स्क्रीटा से, घोड़े या भेड़ की स्क्रीटा से अगर हम खाद बनाते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं हॉट मैन्योर। क्योंकि भैया इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है। अगर इसमें आप हाथ घुसाएंगे ना तो भैया टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, 50-60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है यहाँ का टेम्परेचर अंदर का। ठीक है, और दूसरी बात, ये यूज कहाँ होती है, टेम्परेट रीजन में यूज होती है, टेम्परेट रीजन में बनाई जाती है, जिससे क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है एकदम ठंडी होती है, तो उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। कोल्ड जो हमारी स्क्रीटा होती है, हमारा पिग और कैटल के द्वारा जो है, जो सुअर और हमारा क्या गाय भैंस, सुअर गाय भैंस, इनके सबके जो गोबर से बनाई जाती है। ठीक है, उससे जो हम बोलते हैं क्या, कोल्ड मैन्योर बोलते हैं। तो ये पिग और कैटल द्वारा बनाई जाती है, ये हमारी क्या होती है, ठंडी होती है, अंदर से ठंडी नहीं होती मतलब, लेकिन उसकी अपेक्षा जो है ठंडी होती है। ठीक है, होती तो ये भी गर्म है भाई, मैन्योर है, सड़ी हुई कोई भी चीज़ होगी उसमें हाथ घुसाओ गरम गरम लगेगा तुमको, लेकिन क्या है, पिग और कैटल वाला हॉर्स और सीप वाले के मुकाबले ठंडा होता है, इसलिए इसको कोल्ड मैन्योर कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग मैन्योर किसे कहते हैं, भैया जो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है, फुल्ली डिकम्पोज जो हमारी मैन्योर से हम बोलते हैं शॉर्ट मैन्योर। ठीक है, और जो पार्सली डिकम्पोज है, जिसमें हमको क्या है, भूसे के टुकड़े दिख रहे हैं, बड़े लंबे लंबे चारे के टुकड़े दिख रहे हैं। ठीक है, तो जो हमको टुकड़े दिखाई दे रहे हैं वो हमारा क्या, लॉन्ग मैन्योर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, बड़े बड़े ऐसे लॉन्ग मैन्योर के पाए जाते हैं। और शॉर्ट मैन्योर क्या होता है, पूरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है, वो एकदम मिट्टी जैसे, कैसे बालू जैसे एकदम पूरी हो जाएगी, वो सड़ी चुकी है पूरी तरीके से, तो उसे बोलते हैं क्या, शॉर्ट मैन्योर। लॉन्ग मैन्योर में पार्सली डिकम्पोज होगा, पीस ऑफ एक्स्ट्रा दिखते रहेंगे। फायर फ्रेंजिंग किसे बोलते हैं, भैया जब हम लोग क्या करते हैं, जो मॉइस्ट मैन्योर है, ठीक है, जो मॉइस्ट मैन्योर हमारा होता है, मॉइस्ट मैन्योर के ऊपर हमको क्या होता है भैया, धीरे धीरे उस पर सड़न होती है, तो उस पर फंगल ग्रोथ करने लगता है, फंगस लग जाता है। जब फंगस लग जाता है तो हमको कैसा दिखाई देने लगता है भैया, हल्का सा राख जैसा दिखाई देता है, ग्रे कलर का। ठीक है, जब वो राख जैसा ग्रे कलर का दिखाई देता है, उसे ही हम बोलते हैं फायर फेंजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फायर फेंजिंग, यही कहलाता है फायर फेंजिंग। जो हमारा क्या होता है, जो नम हमारी मैन्योर है, मॉइस्ट मैन्योर है, उसके ऊपर बैक्टीरिया फंजाई ग्रो कर जाए, उसी को हम बोलते हैं फायर फेंजिंग, हल्का ग्रे कलर का दिखाई देने लगेगा। कंपोस्ट क्या होता है, तो भैया गोबर के अलावा जितना भी वेस्ट मटेरियल है वनस्पति या पशुओं का, उसको हम सड़ा दें, ठीक है, उसको मिट्टी में लेके आएँ, उसे हम बोलेंगे कंपोस्ट। ठीक है, मिट्टी में डालें, जाके उर्वरा बढ़ाएं, उसे हम बोलेंगे कंपोस्ट। सिर्फ किसको, गोबर को छोड़ दो, कि गोबर तो एफ में हो ही गया। ठीक, उसके अलावा जितना मैटर हो उसको वेस्ट मटेरियल यूज करवा के वो हमारा कंपोस्ट हो जाएगा। एजो कंपोस्ट क्या होता है भैया, एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, एजोटोबैक्टर एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। उस बैक्टीरिया के साथ में अगर कंपोस्ट को मिला के यूज करें तो उसे हम बोलते हैं एजो कंपोस्ट। ये भैया नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, सबसे अच्छा स्रोत होता है नाइट्रोजन का
और उसके बाद सुपर कंपोस्ट की अगर बात करें तो भैया सुपर फास्फेट के साथ में कंपोस्ट का यूज करें, तो उसमें क्या होगा, फास्फेट हमारा बढ़ जाएगा, कंपोस्ट में क्या होगा, फास्फोरस की मात्रा भी बढ़ जाएगी अच्छी खासी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सुपर कंपोस्ट। आगे बात करते हैं फार्म कंपोस्ट किसे बोलेंगे। फार्म कंपोस्ट हमारा वो कंपोस्ट होता है जो भैया क्या करते हैं, जिसमें हम फार्म वेस्टेज का यूज करते हैं। भैया खेत पे हमारे बहुत सारी वेस्ट चीज़ें हैं, जैसे जब हम लोग गन्ना काटे तो उसकी पत्तियां रह गई, पैडी का एक्स्ट्रा रह गया, कुछ खरपतवार उखाड़ के हम खेत के बाहर फेंके, तो ये सारे हमारे क्या हैं, फार्म वेस्ट हैं। इन्हीं को क्या करें, हम गड्ढा बना के उसके अंदर सड़ा दें, दबा दें, सड़ जाएँ ये, उससे जो कंपोस्ट बनेगा उसे हम फार्म कंपोस्ट कहेंगे। इसमें भैया कितना, 98 15 पैसा और 98 ये हमारा पाया जाता है। तो इसमें जो थोड़ा सा क्या है, FIM से, फार्म कंपोस्ट में FIM से क्या है, फास्फोरस थोड़ा सा कम पाया जाता है बस। ठीक है, नाइट्रोजन और पोटास बराबर है, बात समझ में ही, तो इसे हम बोलते हैं क्या, फार्म कंपोस्ट। आगे बात करते हैं टाउन कंपोस्ट। अब शहर की जितनी चीज़ें हैं, शहर की जितनी भी हमको क्या गंदगी वेस्ट मटेरियल मिला, उसको हम क्या करें, गड्ढे में दबा के सड़ा दें, जैसे हमारा नाइट सॉयल। ठीक है, और स्ट्रीट स्वीपिंग, झाड़ू वाड़ू लगा के जितना कूड़ा निकला, डस्टबिन का कूड़ा जितना है, इन सबको मिलाएं और उनको क्या करें, गड्ढे में दबा दें। उसके बाद ये कंप्लीटली सड़ जाएगा तो हमारा क्या बन जाएगी, टाउन कंपोस्ट बन जाएगी। इसमें 1.4 1 और 1.4 इतना NPK पाया जाता है, 1.5 लगभग में। ठीक है, टाउन कंपोस्ट में पाया जाता है। ऐसे नाइट सॉयल जहाँ पर ह्यूमन स्क्रीटा होती है, उसमें जो सॉलिड और प्लस लिक्विड दोनों मिले होंगे नाइट सॉयल में। ठीक है, सॉलिड मटेरियल भी होगा, लिक्विड मटेरियल भी होगा। ठीक है, ये दोनों मिल के इसमें जो है कितना पाया जाता है, 5.5 4 2 5.5 4 2 इतना NPK पाया जाता है। ठीक है, 5.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, 4% फास्फोरस पाया जाता है, 2% पोटास पाया जाता है। ओके, पोडोरेट किसे बोलते हैं भैया, नाइट सॉयल में ही जो हमारा ये 5.5 4 2 बताए ना, 5.5 4 2 था, इसी को हम क्या करें, इसमें जो पानी मिला हुआ था, लिक्विड वाला पोर्शन था, इसको सुखा दें, हम डिहाइड्रेट कर दें, पानी निकाल दें, उसी को हम बोलते हैं क्या, पोडोरेट बोलते हैं। इसमें भैया क्या होता है, घट जाता है भैया पानी जब सुखा दिए तो 1.3 हो रह गया, 2.8 और 4.1। ठीक है, कितना रह गया, 1.5 2.5 4, कितना हो गया, 1.5 2.5 4, ये हमारा क्या होगा, पोडोरेट का हो गया। कितना होगा, 1.3 2.8 एंड 4.1, इतना भैया ये हो जाता है NPK पोडोरेट का। भैया बहुत ज़्यादा रटने वाली चीज़ें इसमें है, थोड़ा सा मेहनत आप लोग को भी करना पड़ेगा। सीवेज एंड स्लज की अगर बात करें तो सीवेज हमारा क्या होता है भैया, स्लज हमारा जो होता है, जो सीवेज वाली पानी पाइप आप लोग सुने हैं, सीवेज वाली पाइप जो आपकी जाती है वॉशरूम से बाहर निकलती है, उसका जो मैटर होता है सारा इकट्ठा कर लें हम लोग, उसमें जितना पानी है, वाटर है, उसको हम कह देंगे क्या, सीवेज वाटर, और जितना ठोस मटेरियल है उसे हम कह देंगे स्लज। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे भैया, इसको क्या करेंगे, एक टैंक में रखते हैं, उस टैंक को हम क्या बोलते हैं, सीवेज सेटलिंग टैंक बोलते हैं, सीवेज सेटलिंग टैंक बोलते हैं। अब उस टैंक में रखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें फर्मेंटेशन और ऑक्सीडेशन की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, सड़ने के लिए बैक्टीरिया पैदा करवाएंगे, ऑक्सीडेशन की हवा रहनी चाहिए और नमी रहनी चाहिए। फर्मेंटेशन के लिए क्या हो जरूरी है, नमी जरूरी है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या जरूरी है, हवा जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अगर ऑक्सीजन भैया नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, मान लो तुम क्या किए, पूरा टैंक बंद कर दिए, ऑक्सीजन जाने कहीं रास्ता छोड़े ही नहीं हो, तो क्या होगा भैया, जब ये वाला यूज करोगे तुम फर्टिलाइज़र, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन तुम नहीं कियोगे और सड़ जाएगा, मान लो हाई है, तो ऑक्सीडेशन के बिना अगर तुम बैक्टीरियल कंटामिनेशन करवाओगे और सड़ी हुई चीज़ को अगर खेत में डालोगे जाके, तो मिट्टी जो होगी वो क्या हो जाएगी, सीवेज सिक हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस जो कंडीशन होगी उसे बोलते हैं सीवेज सिक। इस कंडीशन में होता क्या है, नाइट्रेट का लॉस हो जाता है और मृदा की जो एल्किलिनिटी है वो बढ़ जाती है, पीएच क्या होता है, हाई हो जाता है। ठीक है, एल्किलिनिटी बढ़ जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है। ठीक है, इससे क्या होता है, सीवेज सेटलिंग टैंक में क्या होता है, एरेशन की व्यवस्था बहुत जरूरी होती है। सीवेज सेटलिंग टैंक में हम लोग क्या करते हैं, पूरा सीवेज सेटलिंग टैंक बंद रखते हैं और साथ में एक पाइप ऐसे यहाँ लगा देते हैं ताकि ये बॉटम पे जाके क्या करे, हवा संचार करता रहे। जब हवा मिलती रहेगी तो क्या होगा, ये फर्मेंटेशन तो हो जाएगा, सड़ तो जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन ऑक्सीडाइज्ड होगा। इससे कारण ये वाली सीवेज सिकिंग वाली समस्या खत्म हो जाएगी। जो हमारा एक्टिव स्लज होता है फाइनली जो बनता है, उसमें भैया 3 से 6% नाइट्रोजन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा है। और 2 और 1% भैया 321 कह सकते हो, 521 जो भी कह लो, 3 2 1 ये हमारा जो है क्या होता है, एक्टिवेटेड स्लज में होता है। ये 3 से 6 तक हो सकता है हालांकि नाइट्रोजन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्टिवेटेड स्लज में पाया जाता है इतना। अगर हम बात करें भेड़ की तो 312 याद कर लो भेड़ के लिए, भेड़ बकरी में 312, भेड़ बकरी में 312, 3 नाइट्रोजन 1 फास्फोरस 2 पोटास, 312 NPK याद कर लो बस, 312। ऐसे हमको क्या याद करना है, पोल्ट्री में हमको याद करना 315, क्या याद रखना है, गोली 315 दी, तो 315 मतलब भैया क्या है, 3 2 1.5। ठीक है, क्या याद रखना है, 3 2 1.5। ठीक है, 3 2.5 1.5 इतना भैया NPK होता है पोल्ट्री में, 3 2.5 1.5।
ठीक है, क्या करना, आधा आधा घटाते चले जाओ, आधा घटा दो, 3 से 2.5 कर दो, 2.5 से 1 घटा दे 1.5 कर दो। आगे बात करते हैं हम लोग क्या, अब बात करेंगे हम लोग ग्रीन मैन्योर की। भैया देखो बहुत लंबा चैप्टर है, तो अगर हम पीपीटी बनाते तो बहुत लंबा हो जाता, तो इसीलिए आसान भाषा में आपको इसी में समझा देते हैं। ग्रीन मैन्योर की अगर हम बात करें तो ग्रीन मैन्योर हमारा होता क्या है, ग्रीन डिकम्पोज्ड प्लांट होगा। भैया क्या किया हम लोग, खेत भैया लगाए, हरी फसल उगाए, उसमें हरी फसल उगा के क्या किया, उसी में कर दिए जुताई, ठीक है, इसे हम बोलेंगे ग्रीन मैन्योर। ठीक है, उससे हमें क्या होगा भैया, जो हमारा क्या होगा, लेग्यूमिनस क्रॉप उगाएंगे, इससे हमारा क्या होगा, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा खेत में, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा खेत में, ग्रीन मैन्योरिंग इसे ही बोलते हैं। ठीक है, सड़ जाएगी वही ग्रीन मैन्योर हमारे में क्या हो जाएगी, ग्रीन मैन्योर हो जाएगी। वही हरी फसल को उगाकर उसी खेत में हरी अवस्था में उगा दें तो यही ग्रीन मैन्योर है। ऐसे हमारा एक होता है ग्रीन लीफ मैन्योर। तो भैया क्या करते हैं हम लोग, बाहर से पेड़ की झाड़ियों की शाखों की क्या करें, पत्तियाँ ले लेके आए, हम पेड़ों की पत्तियाँ बटोर बटोर के लाएं और खेत में ला के कलेक्ट करके डाल दें, तो वो सड़ जाएंगी धीरे धीरे, उससे हमारा जो बनेगा उसे हम बोलते हैं ग्रीन लीफ मैन्योर। ठीक है, ग्रीन मैन्योर और ग्रीन लीफ मैन्योर में यही अंतर है। ग्रीन मैन्योर भैया उसी खेत में पैदा करके जोताई होती है, उसी खेत में पैदा करके उसी में जोत दिए। इसमें क्या होता है भैया, एक खेत था, अब पेड़ यहाँ था, अब यहाँ पत्ती बटोर के लाए यहाँ से और खेत में ला के डाले, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रीन लीफ मैन्योरिंग हो जाएगी। ठीक है, जंगल की पत्तियों का प्रयोग किसका इसका होता है, नीम, महुआ और करंजी की ज़्यादातर यूज हम लोग करते हैं, नीम, महुआ और करंजी का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इधर बात करते हैं लेंटिनली मसूर। मसूर जो हमारा है बहुत गजब का जो है ग्रीन मैन्योर होता है। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जम्मू कश्मीर में यूज करते हैं। धान जब हम लोग जम्मू कश्मीर में उगाते हैं तो लेंटिल यानी मसूर को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ग्रीन मैन्योर के रूप में। याद रखना इस चीज़ को, मसूर का यूज कहाँ किया जाता है, ग्रीन मैन्योरिंग में। कहाँ किया जाता है, जम्मू कश्मीर में। क्या उगाते हैं, जब धान उगाते हैं जब। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे बात करते हैं, सनई हमारी देश में सबसे ज़्यादा यूज होती है। सनई हमारी जो है, सनई एक हमारा क्या है, सनहेम्प। सनहेम्प हमारा जो है सबसे हाईएस्ट यूजिंग ग्रीन मैन्योर है। सबसे ज़्यादा मात्रा में यूज होने वाला ग्रीन मैन्योर कौन है, सनई है, सनहेम्प है। ढैंचा जो हमारा है ग्रीन मैन्योर का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर गुड पूछेगा तो हमारा क्या होगा, ढैंचा होगा, और ज़्यादा पूछेगा तो हमारा क्या होगा, सनई। ठीक है, ज़्यादा हम कौन यूज करते हैं, सनई। अच्छा कौन होता है, ढैंचा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, जो ढैंचा हमारा है वाटर लॉग्ड सॉइल में भी यूज किया जा सकता है, जहाँ जल भराव की व्यवस्था है। एल्कलाइन सॉइल के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बात करते हैं, बरसीम हमारा, बरसीम भी हम लोग यूज करते हैं ऑर्चर्ड्स में, इरिगेटेड क्रॉप्स ऑफ कॉटन एंड शुगर केन में हम लोग हरी खाद के रूप में, यानी बाग में। ठीक है, या फिर हम क्या करें, कपास में। इसके बाद क्या किए, गन्ना में। इनमें सब ये सब तीनों हमें अगर लगाना है उसके लिए बरसीम हम यूज कर सकते हैं हरी खाद के रूप में। बरसीम को उगा के हम क्या करते हैं, पौधे को फ्लावरिंग स्टेज में क्या करते हैं भैया, सक्सेलेंट ऑर्गेनिक मैटर देते हैं भैया। ठीक है, जो फ्लावरिंग स्टेज होता है उसमें क्या होता है, इनमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है फ्लावरिंग स्टेज में, तो क्या होता है, CN रेशियो बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से सड़ जाते हैं। ठीक है, ग्रीन मैन्योरिंग है तो इसलिए सबसे अच्छी स्टेज कौन सी होती है, फ्लावरिंग स्टेज। कई बार पूछा गया, इस चीज़ को ध्यान रखना। ग्रीन मैन्योरिंग के लिए सबसे अच्छी स्टेज, ग्रीन मैन्योरिंग के लिए सबसे अच्छी स्टेज कौन सी होगी, फ्लावरिंग स्टेज होती है। क्यों अच्छी होती है, क्योंकि भैया उस समय इसमें क्या होता है, सकुलेंट ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हमें नाइट्रोजन और वाइट्रोजन अच्छा मिल जाएगा। दूसरी बात, CN रेशियो उस समय सबसे कम होता है, इसके कारण आसानी से वो क्या होगा, खेत में सड़ जाएगा। तीसरी बात भैया, लेग्यूम्स हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि भैया जो सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं लेग्यूम्स में, तो हमारा क्या होता है, ग्रीन मैन्योर के रूप में फास्फोरस भी हमारा बढ़ जाता है। भैया लेग्यूम उगाए हम लोग और लेग्यूम में क्या किए, फास्फेट यूज कर दिए, और फास्फेट यूज करने के बाद क्या हो, इसी को जोत दिए, तो भैया क्या होगा, जो हमारा ये फास्फेट है, ये वाला फास्फेट, सुपर फास्फेट वाला फास्फेट था जो हमारा, वो हमारा क्या हो गया, ऑर्गेनिक मैटर में चेंज हो जाएगा। फास्फेट तो रहेगा, देखो जैसे खेत हमारा लगा है, हम लगाए इसमें दाल, मान लो बरसीम लगाए, हम क्या लगाए, बरसीम। अभी बरसीम में हम क्या लिए, सुपर फास्फेट यूज कर दिए। सुपर फास्फेट जब यूज कर दिए तो प्लांट बरसीम का क्या करेगा, सुपर फास्फेट को अपने अंदर इंटेक कर लेगा। उसके बाद हम क्या किए, जुताई कर दिए, इसकी जुताई कर दिए तो खेत में हमारी क्या बन गई, हरी खाद बन गई। हरी खाद जो बन गई, इसमें भैया नाइट्रोजन तो लेग्यूम ने दिया ही, साथ में फास्फोरस उसने लिया था, जो कहाँ से, सुपर फास्फेट से, वो वाला। अब सुपर फास्फेट वाला होता है क्या है, ये भैया है फर्टिलाइजर, यानी इनऑर्गेनिक है। लेकिन भैया अब चेंज किस में हो गया, ऑर्गेनिक में चेंज हो गया, कि प्लांट ने इसको ऑब्जर्व कर लिया था। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया टेक्निक है। लेग्यूम में सुपर फास्फेट डाल दिए, वो ऑर्गेनिक मैन्योर में चेंज हो गया। दूसरी बात करते हैं सिस्बेनिया रोस्टाटा की, यानी भैया क्या, सनई हमारा। सिस्बेनिया रोस्टाटा हमारा क्या, बेस्ट फॉर ग्रीन मैन्योरिंग होता है। ठीक है, फास्टेस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट है ये हमारा, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट ये होता है। ठीक है, 100 से लेकर 285 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर ये क्या करता है, कर बना सकता है। वो भी टाइम कितना लेता है, 45 से 55 दिन ही लगते हैं इसको। ठीक है, सिस्बेनिया रोस्टाटा को ध्यान रखना इस चीज़ को। सिस्बेनिया रोस्टाटा
फास्टेस्ट सबसे ज़्यादा, मतलब 45 है दिन में, कितने दिन में, 45 दिन में ही नाइट्रोजन बना देगा। कितनी, 100 से 285 किलो एक हेक्टेयर में नाइट्रोजन क्रिएट कर देता है। आगे बात करते हैं, अब भैया हम लोग आते हैं कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर पे। किस पे, कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर पे। तो कॉन्सनट्रेटेड हमारे क्या होते हैं, जैसे बर्ड गुइनिया। बर्ड गुइनिया हमारा क्या होता है, मतलब भैया जो हमारी क्या है, पक्षी क्या करते हैं, गुइनिया मतलब क्या होता है, स्क्रीटा उनका जो होता है वो निकाले भैया स्क्रीटा, उसी को खेत में हम डाल दिए तो हमारा क्या होगा, 7% उसमें नाइट्रोजन पाया जाएगा। बताए थे ज़्यादा मात्रा में होगा, 7% नाइट्रोजन, 11 से 14% फास्फोरस उसमें पाया जाता है, बहुत ज़्यादा है। 2 से 3% पोटास पाया जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। 11 से 14% फास्फोरस पाया जाता है बर्ड गुइनिया में, 7% नाइट्रोजन, 7 दूनी 14 और 2 यहाँ इतना याद रखो, ठीक है। बर्ड में क्या, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इसे याद कर लो, ठीक। 7 नाइट्रोजन, 2 पोटास, 14 हमारा क्या, फास्फोरस, ठीक है, इतना ध्यान रख लो। फिश गुइनिया क्या होता है भैया, फिश जो हमारा है वो हमारा जो तेल निकालने के बाद बचा हुआ अवशेष होता है, ठीक है। अब तेल निकालने के बाद जो बचा हुआ अवशेष होगा, फिश गुइनिया 7% और 8% हमारा, 7% नाइट्रोजन, 8% फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है। अब तेल निकालने के बाद जो ड्राइड हो गया उसे हम बोलते हैं फिश मैन्योर। देखो भैया फिश गुइनिया हमारा क्या है भैया, ये है उसकी पोट्टी फिश की, ठीक है, उसको हम यूज़ करेंगे तो 7-8% पाया जा रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, मछली का तेल निकाल दें, मछली का तेल जानते हो ना निकाला जाता है, अब वो सूखा जो उसका बचा मैटर, हड्डी चूरा उरा, वो हमारा हो गया फिश मैन्योर। उसमें क्या होगा, 4 से 10% तक नाइट्रोजन होगी, 3 से 9% तक फास्फोरस होगी और 0.3% पोटास होगा उसमें, ठीक है। ध्यान रखना, कितना रखना है, 4 से 10, 3 से 9 और 0.5 लगभग, ठीक है। इतना फिश मैन्योर, ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं। आगे बात करते हैं स्टीम्ड बोन मील में। स्टीम्ड बोन मील में हमारा 1 से 2% नाइट्रोजन पाया जाता है और 25 से 30% फास्फोरस पाया जाता है। ब्लड मील में, ब्लड मील भैया खून, सूखा हुआ खून है, 13 से 20% नाइट्रोजन पाया जाएगा। आयरन का अच्छा स्रोत होता है भैया, खून में आयरन होता ही है। गान डायलॉग सुनो ना अनिल कपूर का, एक बार पुलिस ने गोली ठोक दी तो जिंदगी भर खून में आयरन की कमी नहीं होगी, तो खून में आयरन होता ही है। तो यही आयरन भैया क्या होगा, बोन मील में भैया मिल जाएगा तुमको। कलर भैया इसका क्या होता है, बढ़िया एकदम ऑर्नामेंटल के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब जो फूल हमारे होते हैं उनमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्लड मील यूज़ कर देते हैं, खून यूज़ कर देते हैं। ये भैया क्या करता है, एकदम गजब का जो फ्लावर्स में कलर है, बड़ा गजब का लाता है इससे, ठीक है। आयरन जो हमारा होता है कलर फॉर्मेशन में अच्छा होता है, तो आयरन हमारा क्या करता है, कलर ले आता है। आगे बात करते हैं नीम केक भैया है हमारा, जो इसमें क्या होता है, ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर होता है। पहली बात तो नाइट्रिफिकेशन को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। दूसरी बात नाइट्रिफिकेशन को कम करता है। दूसरी बात भैया सनफ्लावर जो हमारा केक है, सनफ्लावर केक, ये हमारा क्या है, 7 से 8% नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, सनफ्लावर केक में 7.8%, ग्राउंडनट केक में 7.2%, सैफफ्लावर कुसुम में 7.9%, ठीक है। ये कई बार पूछा गया, सूरजमुखी में 7.8, ग्राउंड में 7.7, सैफफ्लावर में 7.9% नाइट्रोजन पाया जाता है। आगे बात करते हैं भैया, हम लोग क्या पढ़ डालें, मैन्योर पढ़ डालें हैं। मैन्योर हम लोग ख़त्म कर लिए, अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, अब हम लोग पहुँचेंगे फर्टिलाइज़र पे। फर्टिलाइज़र जो हमारे होते हैं, फर्टिलाइज़र की अगर बात की जाए तो पहला उर्वरक जो है कौन बनाया गया था, सिंगल सुपर फास्फेट बनाया गया था। कौन सा बनाया गया था, एसएसपी। जो पहला इंडस्ट्री में फर्टिलाइज़र बनाया गया था वो बनाया गया था सुपर फास्फेट, कई बार पूछा गया, याद रखना, ठीक है। 2 साइंटिस्ट थे, एक तो भैया थे लीबिंग जर्मनी के, लीबिंग एक साइंटिस्ट थे जर्मनी के, और लावेस एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के। दोनों लोग मिले 1840 में, इन्होंने पहली बार सुपर फास्फेट को तैयार किया। किसने किसने, लीबिंग प्लस लावेस, एल वाले हैं भैया दोनों, लीबिंग और प्लस लावेस ने क्या किया भैया, पहला सुपर फास्फेट तैयार किया 1840 में, ठीक है। ये तो जो था, ये इंसॉल्युबल फास्फेट को क्या किया इन्होंने, H2SO4 मिलाया, यानी ये क्या है हमारा अम्ल है, इसको मिलाया, इससे क्या हुआ, वाटर सॉल्युबल फास्फेट बन गया हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं सुपर फास्फेट, ठीक है। फास्फेट था हमारा जो जल में घुलनशील नहीं होता था, इसको H2SO4 में इन्होंने मिलाया, तो इससे क्या हुआ, जल में घुलनशील फास्फेट बन गया, उसी को हम लोग बोलने लगे सुपर। भैया गजब का एकदम सुपर फास्फेट है ये तो, ठीक है। पहली के लिए फैक्ट्री लगा दी गई भैया, पहली फैक्ट्री बना दी गई, लावेस ने लगा दी, जो सेकंड वाले इंग्लैंड वाले थे इन्होंने लगा दी। कहाँ लगाई थी पहली फैक्ट्री, कहाँ लगी थी फर्टिलाइज़र के लिए, डेप्टफोर्ड में लगाई थी। कहाँ लगाई थी, डेप्टफोर्ड में। डेप्टफोर्ड में पहली फैक्ट्री 1843 में, 40 में खोजा। 3 साल बाद क्या किया, लावेस भैया गए, लावेस ने क्या किया, डेप्टफोर्ड में पहली फैक्ट्री खोल दी, ठीक है, जिसमें सुपर फास्फेट का उत्पादन स्टार्ट कर दिया। तो पहली बार कॉमर्शियल रूप से कौन सा फर्टिलाइजर तैयार किया गया भैया, सिंगल सुपर फास्फेट तैयार किया गया। कई बार पूछा गया ये बात, ठीक है। आगे बात करते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल, तो बता दिए तुमको भैया, कॉमर्शियल स्केल पे यही तैयार की गई थी। आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर कहते किसको हैं भैया, पहली बात तो क्या होगा, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है,
ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, नेचुरल या सिंथेटिक ऑर्गेन भी हो सकता है, जो प्लांट की कुछ आवश्यक तत्वों की पूर्ति भूमि में बढ़ा देता हो। क्या करता हो, प्लांट में जो भैया प्लांट के लिए क्या है एसेंशियल है, उन्हीं की पूर्ति ये बढ़ाता हो, तो उसी को हम फर्टिलाइजर मान लेंगे। अब भैया ऐसे कुछ होते हैं अमेंडमेंट्स या एमेलियोरेंट्स, हम लोग उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, अमेंडमेंट्स या एमेलियोरेंट्स। अब भैया फर्टिलाइजर तो हो गया भैया जो पोषक तत्व बढ़ा रहा है, आवश्यक पोषक तत्व बढ़ा रहा है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट बढ़ा रहा है। अब अमेंडमेंट या एमेलियोरेंट्स क्या होते हैं भैया, ये उर्वरक एवं खाद के अतिरिक्त हैं, इनको क्या है, ना ये फर्टिलाइज़र हैं ना ये मैन्योर हैं, ये कुछ नहीं ऐसा है। ये क्या करते हैं भैया, मृदा का सुधार करते हैं। क्या करते हैं, मृदा का सुधार करते हैं। तो आप लोग बहुत बार हम कल ही पढ़ाए थे, जिप्सम हमारा क्या किसके लिए होता है, एल्कलाइन सॉइल के लिए यूज होता है। लाइम हमारा किसके लिए होता है, एसिडिक सॉइल के लिए यूज होता है। ठीक है, पायराइड भी हमारा इसी के लिए यूज होता है। पायराइड भी हमारा क्या होता है भैया, एक प्रकार का एमेलियोरेंट्स है। ठीक है, अमेंडमेंट या एमेलियोरेंट का काम क्या है, सुधार कर रहा है मिट्टी को। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर की। तो हमारे भैया जो फर्टिलाइजर हैं एनपीके में से जो है फर्टिलाइजर जो हमारे होते हैं, इनको 3 भागों में हम बांट दिए। एक तो हम कहते हैं स्ट्रेट, एक कहते हैं बाइनरी, एक कहते हैं टर्सनरी। ठीक है, टर्नरी स्ट्रेट फर्टिलाइजर। स्ट्रेट भैया जान रहे हो ना, सीधे सीधे एकदम। स्ट्रेट मतलब भैया क्या, सीधे हैं एकदम। सीधे तो कह रहे हैं भैया एक तत्व रखेंगे। इनकी स्ट्रेट आदमी क्या होता है, एक ही गर्लफ्रेंड रख रहा है भैया, एक ही गर्लफ्रेंड रख रहा है, एक ही गर्लफ्रेंड रख रहा है, तो स्ट्रेट है एकदम। एक भैया इनका नाइट्रोजन होगा, या तो फास्फोरस होगा या तो पोटास, एक पाया जाएगा, या तो नाइट्रोजन या तो फास्फोरस या तो पोटास। तीनों नहीं, दोनों नहीं पाए जाएंगे, दो नहीं पाए जाएंगे। ठीक, जैसे हमारा यूरिया है, यूरिया हमारा क्या बहुत स्ट्रेट आदमी है, 46% नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन है, इसके अलावा और कुछ रखेगा नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं बाइनरी की। तो बाइनरी भैया थोड़ा चालू आदमी है, ये कहते हैं 2 ठो रख लेंगे हम, 2 ठो रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो ये क्या हो गया, KNO3 हमारा जो है, KNO3 क्या पोटेशियम भी रख रहा है, नाइट्रोजन भी रख रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टर्नरी। टर्नरी में हमारा आता है क्या, अमोनियम पोटेशियम फास्फेट। क्या, अमोनियम पोटेशियम फास्फेट। तो भैया अमोनियम तो हमारा हो गया ये नाइट्रोजन देगा, पोटेशियम हमारा पोटास देगा, और फास्फोरस हमारा क्या पोटास देगा। तो NP के तीनों ये दे दिया भैया, तो ये हमारा क्या हो गया, टर्नरी हो गया, ये हमारा तीनों दे रहा भैया। ठीक है, आगे बात करते हैं हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर हमारे क्या होते हैं। हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर क्या होते हैं हमारे, जो भैया जिनमें 25% से ज़्यादा प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता है, यानी N या P या K में से। ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट 3 हैं, बताए थे आपको कल, क्या बताए थे, CHO हमारे बेसिक हैं, NPK हमारे प्राइमरी हैं। ठीक है, CA MGS हमारे क्या हैं, ये सेकेंडरी हैं, बताए थे कल आपको, कल वाला क्लास जो नहीं देखे वो देख लें जाके। तो हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर हमारा क्या होता है, इसमें क्या होता है 25 से ज़्यादा कोई न एक जो है कम से कम प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता हो। जैसे यूरिया में हम आपको अभी बताया क्या 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हाई एनालिटिक है। दूसरी बात DAP में हमारा देखो 18% तो नाइट्रोजन पाया जा रहा है, लेकिन 46% फास्फोरस पाया जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, हाई है। अमोनियम फास्फेट हमारा क्या है, देखो भैया अगर 2 पाया जा रहा है तो मिला के दोनों भी अगर प्राइमरी 20-25 से ज़्यादा हो जा रहा है। जैसे देखो अमोनियम फास्फेट में हमारा क्या है, 20% नाइट्रोजन है, 20% पोटाश है, फास्फोरस है। अमोनियम फास्फेट में क्या है, 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फेट, तो 25 तो एक को नहीं पहुंच रहा है, लेकिन दोनों मिला के तो 40 पहुंच जा रहे हैं ना। तो भैया इसको भी किस में रखा जाता है, हाई एनालिटिक फर्टिलाइजर में रखा जाता है। NPK अगर मिल के भी 25 से ज़्यादा हो जा रहे हैं, चाहे 2 मिल के हों चाहे इकलौता हो, वो कितना होना चाहिए, 25 से ज़्यादा होना चाहिए, तो सेम क्या बोलेंगे, हाई एनालिटिक फर्टिलाइजर बोलेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं फर्टिलाइजर रेशियो क्या होता है। तो रिलेटिव परसेंटेज ऑफ NPK क्या कहलाता है, फर्टिलाइजर रेशियो कहलाता है। किसी फर्टिलाइजर में जितना NPK का रेशियो होगा उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजर रेशियो। ठीक है, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होता है, मिनिमम गारंटी ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट, जितनी वो मिनिमम गारंटी देता है। जैसे NPK हमारा जो होता है, इसमें क्या होता है 6, 24, 24, ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, गारंटी है, फर्टिलाइजर ग्रेड है। इस पर FG का फर्टिलाइजर ग्रेड क्या होगा, 144। मान लो अगर NPK हम एक लाए बोरी, एक बोरी NPK लेके आए, उसमें लिखा था कि भैया 6, 24, 24, मतलब ये भैया इसमें क्या है, फर्टिलाइजर ग्रेड क्या है 6, अगर 1 किलो यूज करते हैं उसमें क्या होगा, 6 ग्राम क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, 24 ग्राम फास्फोरस होगा, 24 ग्राम पोटास होगा। अगर इसी पे हम बात करें कि फर्टिलाइजर रेशियो क्या है, फर्टिलाइजर ग्रेड ही हो गया, और रेशियो की बात करें तो इसी का फर्टिलाइजर रेशियो क्या होगा, 6, 24, 24 है ये, तो ये क्या होगा 144, इसका क्या हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आई। ये हमारा क्या है, एक्चुअल डाटा बता रहा है कि कितना जो है उसमें नाइट्रोजन है। ठीक है, कितना बता रहा है कि एक्चुअल डाटा। जैसे NPK की एक बोरी हम लेके आए, उस पर लिखा था कि 6, 24, 24 NPK ऐसा लिखा था, तो भी उसमें क्या होगा 6% नाइट्रोजन है,
24% क्या फास्फोरस है, 24% क्या पोटास है। ये हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजर ग्रेड हो गया, FG हो गया। अगर हम बात करें फर्टिलाइजर रेशियो की तो भैया 6-24-24 था, तो 6-24 और 24 मतलब 1:4 का रेशियो ये बना रहा है। ठीक है, 6/24/24 करेंगे ना, कितना आएगा, 6×4 = 24 मतलब 1:4 आ जाएगा रेशियो। बात समझ में आ गई, ये हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजर रेशियो हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मिलाने का अनुपात वह होता है जो प्लांट की फर्टिलाइजर डिजायर क्वालिटी को फुलफिल करता हो। तो भैया फर्टिलाइज़र जो हम बता दिए आपको कि टर्सनरी, जो भैया 3 तरीके का रखा रहता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं जो हमारे फर्टिलाइज़र हैं वो भैया कंपाउंड भी हो सकते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कैसे, कम से कम 2 मेजर न्यूट्रिएंट जिनमें होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। 2 कम से कम, नाइट्रोजन और फास्फोरस में से 2, मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास में से 2 पाए जाते हों, वो हमारे हो गए कंपाउंड। जैसे हमारा क्या, नाइट्रोफास्फेट में नाइट्रोजन फास्फेट पाया जाता है, अमोनियम फास्फेट में क्या, नाइट्रोजन फास्फेट पाया जाता है, DAP में भी क्या, नाइट्रोजन और फास्फेट हमारा पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर हैं। दूसरी बात करते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइजर की, जो भैया क्या होंगे, इंडिविजुअल स्ट्रेट हैं ये हमारे, 2 उर्वरकों को मिलाकर फिजिकली एक साथ तैयार कर दिए। जैसे मान लो हम भैया क्या किए, यूरिया लाए, यूरिया हमारे पास 1 बोरी थी और साथ में हमारे पास DAP 1 बोरी थी, दोनों को मिला के हम क्या कि साथ में खेत में झोंक दिए जाके एक बोरी में मिला के। तो क्या हमने फिजिकली मिलाया यहाँ पर। कंपाउंड में क्या होता है, हम लोग तैयार किए थे, जैसे नाइट्रोफास्फेट हम लोग तैयार किए, एक नया फर्टिलाइजर है ये। ठीक है, लेकिन मिक्स्ड में हम लोग नया फर्टिलाइजर तैयार नहीं करते। मिक्स्ड में क्या करते हैं, 2 फर्टिलाइजर को एक साथ मिला के बस बोरी में फिजिकली हम लोग यूज कर देते जाके। ठीक है, जैसे एक साथ प्रयोग करना, जैसे हम नाइट्रोफास्फेट को पोटास के साथ में यूज कर दिए जाके, तो उसमें क्या होगा, 15-15-15 हमारा NPK हो जाएगा। ठीक है, 15% नाइट्रोजन, 15% फास्फोरस, 15% पोटास, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स्ड फर्टिलाइजर इसे हम कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या होगा। 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिनमें तीनों पाए जाते हैं, NPK तीनों पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्या, एक फर्टिलाइजर होता है जिसे हम लोग NPK ही कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, 18-18-18 NPK पाया जाता है, 18% नाइट्रोजन, 18% फास्फोरस, 18% पोटास पाया जाता है। इसे हम NPK फर्टिलाइजर ही बोलते हैं। ठीक है, बोरी पे NPK लिखा रहता है। तो ये हमारा क्या है, कंप्लीट फर्टिलाइजर, क्योंकि इसमें तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई, ध्यान से समझना है, फिर से बता दें एक बार। स्ट्रेट वो जिसमें 1 न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है, बाइनरी वो जिसमें प्राइमरी के 2 न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं, टर्सरी वो जिसमें क्या 3 मेजर न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कि तीनों प्राइमरी के हों। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें कंपाउंड, मतलब जिसमें 2 मेजर न्यूट्रिएंट कम से कम पाए जाते हों। ठीक है, और केमिकली इनको मिलाया गया हो, नया फर्टिलाइजर बनाया गया हो। मिक्स्ड फर्टिलाइजर वो फर्टिलाइजर होता है जिसमें क्या फिजिकली एक साथ जो है मिला के हम लोग यूज कर दिए, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा मिक्स्ड हो गया। कंप्लीट हमारा वो होगा जिसमें तीनों प्राइमरी वाले हमारे क्या होंगे, पाए जा रहे हों। ठीक है, इसके बाद इनकम्प्लीट होगा जिसमें भैया 3 से कम पाए जा रहे हों, वो हमारा क्या होगा, इनकम्प्लीट हो गया। लो एनालिटिक फर्टिलाइजर हमारे क्या होते हैं, जिसमें भैया आपका क्या 25% से कम प्राइमरी न्यूट्रिएंट हो। आपको बताए थे भैया क्या, हाई एनालिटिक क्या बताए थे, हाई एनालिटिक में बताए थे मोर देन 25% होना चाहिए, इसमें 25 से कम हो तो हमारा लो एनालिटिक है। ठीक है, जैसे SSP की अगर हम बात करें सिंगल सुपर फास्फेट की, तो उसमें क्या 16% फास्फोरस पाया जाता है। हालांकि सल्फर उसमें 12 पाया जाता है, लेकिन भैया सल्फर नहीं जोड़ा जाएगा। अगर NPK के दोनों तत्व मिला के अगर 25 से ऊपर हो पाता तो उसको क्या करते हम, इसमें डाल देते हाई में, लेकिन इसमें क्या 25 से कम पाया जा रहा है भैया क्या, प्राइमरी फर्टिलाइजर। ठीक है, ऐसे सोडियम नाइट्रेट में भी 16% हमारा क्या है, नाइट्रोजन पाया जाता है सोडियम नाइट्रेट में। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा लो एनालिटिक फर्टिलाइजर हो जाएंगे। हाई एनालिटिक फर्टिलाइजर आपको बता चुके हैं क्या होगा, 25 से ज़्यादा होगा। ठीक है, क्या होगा, 25 से ज़्यादा होगा। आगे बात करते हैं यूरिया हमारा क्या होगा, यूरिया 46% है। DAP हमारा क्या है 18.7%। 2 प्राइमरी है, जैसे 20% हमारा क्या नाइट्रोजन है, 20% हमारा क्या पोटेशियम है। ठीक है, फर्टिलाइजर रेशियो की अगर बात करें तो फर्टिलाइजर रेशियो NPK हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजर परसेंटेज ऑफ NPK होता है। फर्टिलाइजर ग्रेड आपको बता चुके थे सारी चीज़ें। ठीक है, तो फर्टिलाइजर जो हमारा रेशियो होगा 1:4 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग जो हम मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग इन द फर्टिलाइजर मिक्स्ड, क्या क्या मटेरियल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्टेट फर्टिलाइजर का प्रयोग हम लोग कर देते हैं भैया प्लांट न्यूट्रिएंट बढ़ाने हेतु। ठीक है, कंडीशनर्स का ये प्रयोग जो हम लोग करते हैं किस लिए करते हैं, टू चेक एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर, मॉइस्चर को मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब को कम करने के लिए करते हैं। ठीक, कंडीशनर हमारे क्यों यूज होते हैं, कंडीशनर बालों में हमारा क्यों यूज़ किया जाता है, बालों में हमारा जो कंडीशनर यूज किया क्यों जाता है, कि भैया क्या करें, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करें बाल। ठीक है, आगे बात क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या क्या यूज कर देते हैं कंडीशनर के तौर पे, स्ट्रॉ यूज कर देते हैं, भूसा, ग्राउंडनट
के हस्क हम लोग यूज़ कर देते हैं, पैडी हस्क यूज़ कर देते हैं, पीट सॉइल यूज़ कर देते हैं, ठीक है। इनको फर्टिलाइज़र में मिला देते हैं हम लोग कंडीशनर्स को, तो ये क्या करते हैं भैया, मॉइस्चर को ऑब्जर्व नहीं करने देते हैं, मॉइस्चर ऑब्जर्व को रोक देते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग न्यूट्रलाइजर ऑफ द एसिड एसिडिटी और बेसिसिटी। तो क्या करेगा भैया, एसिसिटी और बेसिसिटी को कंट्रोल करे। जैसे हम आपको बता दिए थे क्या, जो हमारा लाइम स्टोन है यानी चूना जो हमारा है क्या करता है, अम्लीय मृदा को सुधारने का काम करता है, ठीक है। अगर अम्लीयता ज़्यादा होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डोलोमाइट या लाइम स्टोन यूज़ कर देते हैं, चूना यूज़ कर देते हैं। दूसरी बात, अगर हमारा क्या है, बेसिसिटी बढ़ गई है तो हम क्या यूज़ कर देते हैं, जिप्सम यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा क्या यूज़ कर देते हैं, पायराइट यूज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, न्यूट्रलाइजर इनको बोलते हैं। फिलर मटेरियल क्या होते हैं हमारे, फिलर मटेरियल जैसे मान लो कोई फर्टिलाइजर है वो क्या है, बहुत हल्का है, मान लो बहुत छोटा सा है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं हम उसमें सैंड में मिला के यानी उसको बालू वालू में मिला के झोंकते हैं, ठीक है, या फिर मिट्टी में मिला के, ठीक है। इन सब चीज़ों में क्या करते हैं हम लोग, मिला के झोंकते हैं, तो उस मैटर को बोलते हैं फिलर मटेरियल, ठीक है। क्या करता है, वेट प्रदान करता है। भैया बहुत हल्का फर्टिलाइजर अगर है खेत में, मान लो तुमको भैया कोई ऐसा फर्टिलाइजर जो 1 ही किलो यूज करना है 1 हेक्टेयर में, अब 1 किलो तुम जाके पूरे हेक्टेयर में डालोगे नहीं भैया, कैसे डाल पाओगे, इतना छोटा छोटा होगा तो, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, उसमें बालू मिट्टी मिला के एक एवरेज बना लेते हैं, तब डालते जाके, ठीक है। ये काम करते हैं। आगे बात करते हैं, मिलाने का अनुपात वह होगा जो उस प्लांट की उस फर्टिलाइजर से डिज़ायर क्वांटिटी फुलफिल करता हो, ठीक है। जो हम ये फिलर मटेरियल मिलाते हैं उसका क्या अनुपात होगा, जो भैया क्या होगा, जो उसकी क्या करे, फुलफिलमेंट करता हो, नहीं जितना उसको फर्टिलाइजर चाहिए उतना फर्टिलाइजर एक प्लांट के लिए होना चाहिए, बस इतना हम लोग उसमें क्या करेंगे, बालू वालू मिला सकते हैं। अगर मिक्स्ड फर्टिलाइजर करते समय हमको सावधानी क्या रखनी है, ध्यान देना भैया, ये वाला बहुत जरूरी पोर्सन है, क्या क्या आपस में मिक्स नहीं कर सकते, ये बहुत जरूरी है। हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर शुड नॉट बी मिक्सड विद, जो हाइग्रोस्कोपिक हमारे फर्टिलाइजर हैं उनको कहाँ कहाँ नहीं मिलाना है हमको भैया, जितने भी हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर उनको कहीं नहीं मिलाना है हमको, ठीक है। जितने भी हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर हैं उनको नहीं मिला सकते। क्यों नहीं मिला सकते, क्योंकि ये मिक्सिंग पर क्या करते हैं भैया, क्या बना देते हैं, ये कैट्स बना देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, तो भैया ये जो हाइड्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर्स होते हैं इनको हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये मिक्सिंग पर क्या बना देते हैं, केक बना देते हैं भैया। अब मिट्टी के जब एक केक बन जाएंगे, पूरे पूरे मिक्स कर दोगे तो भैया क्या होगा, फर्टिलाइजर पूरा केक बन जाएगा, तो एब्जॉर्व कैसे करेंगे, तो भैया एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या बना देते हैं, केक बना देते हैं ये। इसलिए हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर को कभी मिक्स्ड फर्टिलाइजर के रूप में हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर होते कौन कौन से आप भैया ये तो जानो पहले, तो भैया सबसे ज़्यादा जो हाइग्रोस्कोपिक होता है वो हमारा होता है अमोनियम नाइट्रेट। जो अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 जो हमारा होता है क्या होता है, सबसे ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक होता है। इसके बाद यूरिया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और कैन यानी क्या हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या है, हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर हैं, इनको कभी भी हम मिक्स कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जिन फर्टिलाइजर्स में NH4 आयन पाया जाता है उन्हें हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर कहा जाता है, यानी NH4 भैया जिसमें दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपके इसमें तो NH4 दिख ही रहा है सीधे सीधे, अमोनियम नाइट्रेट में NH4 दिख रहा है, अमोनियम सल्फेट में अमोनियम यानी NH4, अमोनियम NH4, कैल्शियम अमोनियम मतलब NH4, यूरिया भी हमारा क्या किससे बनता है, NH2CONH2, ये यूरिया का फार्मूला है, तो हमारा क्या NH4 से ही बन रहा है, ठीक है। इसीलिए ये जो हमारे यहाँ हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर होते हैं इनको हम कभी यूज़ नहीं करते हैं मिक्सिंग फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है। आगे बात करते हैं, जिन उर्वरकों में NH4+ पाया जाता है उन्हें बेसिकली रिएक्टिव मटेरियल जैसे लाइम, बेसिक स्लैग, रॉक फास्फेट के साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। अब जिसमें भी NH4 पाया जा रहा है जो हमारे क्या है हाइग्रोस्कोपिक फर्टिलाइजर है, पहली बात तो उनको कहीं और मिक्स नहीं करना है किसी और फर्टिलाइजर में, साथ में उनको लाइम, बेसिक स्लैग या रॉक फास्फेट के साथ भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये क्या करता है, लॉस ऑफ नाइट्रोजन कर देता है। अमोनिया के रूप में क्या होगा, जैसे भैया चूना से CaO से मिला NH4, ठीक, क्या होगा, ये भैया क्या करेगा, अमोनिया बना देगा, NH3 बना देगा, और अमोनिया क्या होती है, गैस होती है भैया, उड़ जाएगा, तो क्या होगा, अमोनिया के रूप में लॉस हो जाएगा किसका, तो इसलिए हम लोग कभी NH4 वाले फर्टिलाइजर्स का यूज बेसिक स्लैग वगैरह के साथ में नहीं करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो जल में घुलनशील फास्फेटिक उर्वरक हैं, जो वाटर में सॉल्युबल हैं फास्फेटिक उर्वरक, उनको सुपर फास्फेट को, ठीक है, जैसे सुपर फास्फेट क्या है, वाटर में घुलनशील है, इनको हम जो है फर्टिलाइजर से मिक्स नहीं करते हैं, उन फर्टिलाइजर से मिक्स नहीं करते जिसमें क्या हो, चूना पाया जाता हो, यानी जिप्सम वगैरह में CaO जिसमें पाया जाता होगा, जैसे हमारा क्या है, जैसे हमारा क्या सॉल्युबल फास्फेट इनसॉल्युबल फास्फेट में बदल देता है ये, ठीक है। जो चूना हमारा होता है, जो लाइम हमारा होता है, CaO होता है हमारा, ये क्या करता है, सॉल्युबल फास्फेट को इनसॉल्युबल फास्फेट में बदल देता है। तो क्या होगा, फास्फेट वाले फर्टिलाइजर बेकार हो जाएंगे, जब तक फास्फेट घुलेगा नहीं तब तक प्लांट अब्जॉर्ब कैसे करेगा। इसीलिए जो हमारा है सुपर फास्फेट्स को चूना के साथ में यूज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया, अब आगे बात करते हैं एक्टिव एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होता है भैया।
एसिडिटी एंड बेसिसिटी क्या होता है, तो हम लोग इसके लिए बात करेंगे इक्विवेलेंट एसिडिटी, इक्विवेलेंट बेसिसिटी। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि भैया क्या होगा, सापेक्षिकता। क्या होता है, सापेक्षिकता। सापेक्षिक का मतलब होता है कि भैया क्या हम दो क्या कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर करवा रहे हैं आपस में, दो चीज़ों का कंपेरिजन करवा रहे हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि इक्विवेलेंट एसिडिटी, मतलब भैया एक फर्टिलाइजर जब हम यूज कर रहे हैं खेत में, एक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ठीक, मान लो अगर 100 किलो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, मान लो इसमें भैया अमोनियम सल्फेट का एग्जाम्पल दिया है कि 100 किलो अमोनियम सल्फेट अगर हम यूज करते हैं तो उसको सही करने के लिए, तो ये क्या होता है भैया, अम्लीय होता है। अमोनियम सल्फेट क्या है, अम्लीय है। तो ये क्या करेगा, मिट्टी में क्या करेगा, एसिड बढ़ा देगा। ठीक है, उसको एसिड को सही करने के लिए CaCO3 हमको कितना यूज करना पड़ेगा, वही इसकी क्या है, इक्विवेलेंट एसिडिटी है। बात समझो पहले, इधर हम समझाते हैं। देखो भैया, एक खेत है हमारे पास, इस खेत में हमको एक फर्टिलाइजर डालना है। मान लो इसमें हम एक फर्टिलाइजर डालें अमोनियम सल्फेट, ठीक है, कितना डालें, 100 किलो। 100 किलो अमोनियम सल्फेट डालें तो अमोनियम सल्फेट क्या कर रहा है, इस खेत की क्या बढ़ा दे रहा है, एसिडिटी बढ़ा दे रहा है। ठीक है, एसिडिटी बढ़ा दे रहा है। अब इस एसिडिटी को कम करने के लिए, बराबर जितना वो था उतना पर न्यूट्रल लाने के लिए, कितना न्यूट्रल लाने के लिए हमको कितना CaCO3 यूज करना पड़ेगा। CaCO3 क्या है, बेसिक है, तो CaCO3 जितना यूज करना पड़ेगा उतना ही जो है हमारा क्या होगा, उसकी इक्विवेलेंट एसिडिटी कही जाएगी। मतलब 100 किलो अमोनियम सल्फेट यूज किए हम, तो भैया उसकी एसिडिटी बढ़ गई, तो हमको क्या यूज करना पड़ा, 110 किलो CaCO3 यूज करना पड़ा। तो अमोनियम सल्फेट की 110 क्या हो गई, इक्विवेलेंट एसिडिटी हो गई। ऐसे हमारा जो इक्विवेलेंट बेसिसिटी होता है उसमें भी मात्रक हम CaCO3 को ही रखते हैं। मान लो कोई फर्टिलाइजर अगर हम यूज किए खेत में, जब कोई फर्टिलाइजर हम खेत में यूज किए, तो मान लो वो बेसिक फर्टिलाइजर था, तो उसकी क्या करेगा, बेसिसिटी बढ़ा देगा। तो ये कहता है कि इसके कंपेरिजन में CaCO3 कितनी बेसिसिटी बढ़ाता। जैसे मान लो कि भैया अब हम बात करते हैं बेसिसिटी की, जैसे CaCN एक फर्टिलाइजर है जो क्या है, बेसिक है। ठीक है, अब भैया ये अगर हम 100 किलो यूज करते हैं तो जितनी ये बेसिसिटी बढ़ाएगा उतना जो है, हम अगर CaCO3 63 किलो यूज करें तो उतना ही बेसिसिटी वो बढ़ा देगा। ठीक है, ऐसे अमोनियम नाइट्रेट जो है अगर हम 100 किलो यूज करते हैं तो जितना बेसिसिटी वो बढ़ाएगा उतना ही 29 किलो जो है यूज करने पर CaCO3 बेसिसिटी बढ़ा देगा। KNO3 जितना 100 किलो यूज करने पर बेसिसिटी बढ़ाएगा उतना ये 29 किलो यूज करने पर हमारा CaCO3 बेसिसिटी बढ़ा देता है। अगर एनहाइड्रस अमोनिया की बात करें तो 100 किलो एनहाइड्रस अमोनिया यूज करने पर जितना एसिडिटी बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, इक्विवेलेंट एसिडिटी, तो उतना भैया हमको कंट्रोल करने के लिए 148 किलो CaCO3 डालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। चार्ट आपके सामने, याद आपको करना है, तरीका हमने समझा दिया कैसे होता है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं। कॉमर्शियल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या होते हैं हमारे भैया, जो पैडी और पोटैटो हमारे, ये दो, पी फॉर पैडी, पी फॉर पोटैटो, ये दो याद रखना है आपको। ये हमारे क्या होते हैं, ये भैया जितने भी ये दोनों प्लांट क्या करते हैं, अमोनिया के रूप में हमारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अलावा जितने भी फर्टिलाइजर हैं वो सब किसमें ऑब्जर्व करते हैं, नाइट्रेट फॉर्म में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। CaCN एंड द कैन ऑल अदर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एसिडिक इन नेचर। जो हमारा क्या है, CaCN है और CAN है, ऑल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। नाइट्रेट एंड CaCN, अब भैया देखो इसमें मेन चीज़, बात को समझो। जो हमारा इसमें कहना चाह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है कि जो भैया कॉमर्शियल फर्टिलाइजर में धान और आलू को छोड़कर कोई भी फसल नाइट्रोजन को सीधे अमोनिकल फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं करती। पहली बात तो ये, धान और आलू को छोड़कर कोई भी फसल नाइट्रोजन को सीधे जो है अमोनिकल फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं करती है। दूसरी बात, अमोनिया जो होती है हमेशा क्या करती है, अमोनिया यानी NH4 जो हमेशा क्या करता है, एसिडिटी प्रोड्यूस करता है। ये बात ये कहना चाहता है कि अमोनिया जो हमारा हमेशा क्या करता है, एसिडिटी को प्रोड्यूस करता है। और नाइट्रेट जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं, जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर होते हैं, NO3- वाले फर्टिलाइजर होते हैं, वो हमारे क्या करते हैं, वो भैया एसिडिटी, वो हमारे उर्वरक क्या होते हैं भैया, वो हमारे क्या करते हैं भैया, एसिडिटी को नहीं बढ़ाते हैं, बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। लेकिन CaCN हमारा ऐसा फर्टिलाइजर है वो क्या करता है, बेसिसिटी को बढ़ाता है। जबकि किसान यानी CAN जो हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसे हम लोग कहते हैं किसान खाद या सोना खाद, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूट्रल होता है। बात समझे। नाइट्राइट और CaCN हमारे क्या है, बेसिक हैं। CAN हमारा क्या है, न्यूट्रल है। और जितने भी हमारे क्या हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो सब एसिडिक हैं। यानी बात करने की अगर बात करें तो अमोनिया क्या है, एसिडिक है। NO3- और CaCN हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिक है। इसके अलावा जो हमारा क्या है, किसान खाद या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूट्रल होता है, ये हमारा ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग जो कैरेक्टर ऑफ फर्टिलाइजर। तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर हमारे होते हैं अमोनियम फर्टिलाइजर, एमाइड फर्टिलाइजर और नाइट्रेट अमोनिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, एक एक की बात करते हैं। तो भैया नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं, हाई मोबाइल इन द सॉइल होते हैं, सुटेबल फॉर द टॉप ड्रेसिंग भैया होते हैं।
हाई सॉल्युबल एंड सब्जेक्टिव टू द लीचिंग एंड डिनाइट्रिफिकेशन। जितने भी नाइट्रेट फर्टिलाइजर उसमें क्या होता है, लीचिंग और डिनाइट्रिफिकेशन लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। और एल्किलिनिटी को ये बढ़ाता है और मोर सुटेबल फॉर ड्राई सॉइल के लिए अच्छा होता है। अमोनिकल फर्टिलाइजर बात किया जाए तो भैया जल भराव वाली जगह पर अमोनिकल फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, और ज़्यादातर हमारा किसमें बताया आपको, पोटैटो और पैडी में यूज किया जाता है, ठीक है। एमाइड फर्टिलाइजर क्या होते हैं, एमाइड फर्टिलाइजर ऐसे फर्टिलाइजर होते हैं पहले जो ये होते हैं भैया किस फॉर्म में होते हैं, फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमोनिकल। ये पहले फर्टिलाइजर क्या होते हैं, अमोनिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद ये नाइट्रेट फॉर्म में बदल जाते हैं, ठीक है। पहले ये कैसे हैं, अमोनिकल है, पहले हमारा क्या एमाइड फर्टिलाइजर क्या पहले अमोनिकल है, उसके बाद नाइट्रेट में चेंज हो जाएगा, तो ऐसे फर्टिलाइजर एमाइड फर्टिलाइजर कहलाते हैं। नाइट्रेट अमोनिकल फर्टिलाइजर, तो नाइट्रेट अमोनिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, नाइट्रेट नाइट्रोजन रेडली ऑलवेज प्लांट इन द ग्रोथ अमोनिकल नाइट्रोजन इन द लेटर स्टेज। तो भैया देखो एमाइड का उल्टा हो गया नाइट्रेट अमोनिकल, ठीक है। ये पहले नाइट्रेट होगा बाद में अमोनिकल फॉर्म में चेंज होगा। एमाइड में क्या होता है, पहले अमोनिकल होते हैं बाद में नाइट्रेट में चेंज होता है। जैसे यूरिया हमारा क्या है, एमाइड फर्टिलाइजर है, यूरिया का फार्मूला लिखा है ना NH4 का होल टाइप CO3, ये हमारा क्या यूरिया फर्टिलाइजर फार्मूला है, तो हमारा क्या बाद में नाइट्राइट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करते हैं। अब कुछ सोडियम नाइट्रेट में हमारा 16% नाइट्रोजन पाया जाता है, सोडियम सल्फेट में हमारा 20.6% नाइट्रोजन और 24% सल्फर पाया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट में 33 से 35% नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। सब फैक्ट हैं आपके सामने लिखे हैं। किसान खाद या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 25 से 28% नाइट्रोजन पाया जाता है, अमोनियम क्लोराइड में 26, यूरिया में 46, साइनामाइड में हमारा 20.6, एक्वस अमोनिया में 80% नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एक्वस अमोनिया में पाया जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या कुछ फैक्ट्स हैं। फास्फोटिक फर्टिलाइजर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो भैया होते हैं जल में घुलनशील, जल में घुलनशील जो हमारे होंगे उसमें आता है हमारे क्या सुपर फास्फेट्स आते हैं, जिसमें हमारा क्या सिंगल सुपर फास्फेट, डबल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट। सिंगल सुपर फास्फेट हमारा क्या होता है 16 से 20% फास्फोरस, डबल हो गया दुगना कर तो 16 दूनी 32 और 16 48 हमारा क्या हो गया ट्रिपल सुपर फास्फेट हो गया, ठीक है। मोनो अमोनियम फास्फेट MAP में हमारा क्या होता है 12% नाइट्रोजन पाया जाता है, 48% फास्फोरस पाया जाता है। DAP में हमारा क्या होगा भैया, ये 12 वाला भैया क्या हो जाएगा थोड़ा 16 हो जाएगा और हमारा 48 रहेगा वो पूरा, ठीक है। तो उसे हम DAP कहेंगे, ठीक है। DAP में हमारा क्या होता है नाइट्रोजन लगभग 16 हो जाता है और 48% क्या पाया जाता है फास्फोरस पाया जाता है DAP में, ठीक है। आगे बात करते हैं सिट्रेट सॉल्युबल, ये तो वाटर सॉल्युबल थे। सिट्रेट सॉल्युबल में हमारे कौन कौन से आते हैं जो सिट्रिक एसिड में सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है। उसमें कौन हमारा डाई कैल्शियम फास्फेट, थॉमस या बेसिक स्लैग में भैया नाइट्रोजन फास्फोरस पूछा जाता है 14 से 18%, ठीक है। इसके अलावा रेमिया फास्फेट में 23 से 26 इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको बेसिक स्लैग याद रखना है 14 से 18% उसमें फास्फोरस पाया जाता है। सिट्रेट एंड वाटर इनसॉल्युबल किसी में भैया ना भूलें ये, तो ऐसे जो हमारे होते हैं इसमें रॉक फास्फेट आ जाता है, पूछा जाता है 20 से 30% फास्फोरस पाया जाता है। रॉ बोन मील में 3 से 4% फास्फोरस नाइट्रोजन और 20 से 25% फास्फोरस पाया जाता है। स्टीम्ड बोन मिल में 1 से 2% नाइट्रोजन और 20 से 30% फास्फोरस पाया जाता है। SSP में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया 12% क्या पाया जाता है सल्फर और 16% फास्फोरस पाया जाता है। सारा फैक्ट है आज भैया, आपको खुद ही याद करना पड़ेगा। पोटेशिक फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो MOP हमारा होता है म्यूरेट ऑफ पोटास, इसमें 60% पोटेशियम पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सल्फर ऑफ पोटेशियम मतलब K2SO4। K2SO4 में हमारा क्या है 48% से 52% तक पोटास पाया जाता है, सल्फर भी हमारा 17 से 18% पाया जाता है। अगर हम बात करें क्या NOP यानी नाइट्रेट ऑफ पोटाश, तो अगर हम बात करेंगे KNO3 इसको बोलते हैं, तो भैया इसमें 13% नाइट्रोजन और 44% क्या पाया जाता है पोटेशियम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा जो पोटेशिक फर्टिलाइजर में पोटास पाया जाता है वो KCl में पाया जाता है, किसमें पोटेशियम क्लोराइड या म्यूरेट ऑफ पोटास जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बात करते हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजर में हमारा जिप्सम, रॉक फास्फेट, SSP हमारे क्या सेकेंडरी फर्टिलाइजर में चार्ट है भैया, सबका डाटा दिया, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर कितना कौन पाया जाता है आपको सारा याद कर लीजिए सेकेंडरी फर्टिलाइजर। तो आपको इसमें सेकेंडरी फर्टिलाइजर किसे कहेंगे, इसमें क्या होगा सेकेंडरी मिनरल पाए जाते हो, तो आपको बताए थे बेसिक में हमारा CHO होता है, प्राइमरी में हमारा क्या होता है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास होता है, सेकेंडरी एलिमेंट हमारे क्या होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। तो जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम और सल्फर पाए जाते हैं वो हमारे क्या हैं सेकेंडरी फर्टिलाइजर कहे जाते हैं, ठीक है। डाटा आप खुद ही याद कर लो। आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर की अगर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर के क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भैया ये हमारे क्या हैं 3 प्रकार के हैं। एक तो हमारे होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, यहाँ पे बहुत फोकस करना है आपको कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आराम से हम आपको समझाएंगे, एक एक चीज़ को आपको समझना है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर जो हमारा होता है वो क्या है क्लासिफिकेशन में हमारे कुछ आते हैं, कुछ होते हैं हमारे जो फास्फोरस मोबाइलिजिंग होते हैं, कुछ हमारे होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरीके के लोग भैया करते हैं, 2 तरीके के बायो फर्टिलाइजर। एक तो हमारे ऐसे जो लेग्यूम्स में करेंगे, एक सीरियल्स में करेंगे। लेग्यूम्स में हमारा पाया जाता है क्या राइजोबियम, राइजोबियम जो हमारा होता है क्या होता है सिम्बायोसिस करता है, क्या करता है सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या है ये भैया
क्या करता है, दलहन की जड़ों में रहता है भैया व्यवहार बना के, दलहन की जड़ों में रहता है व्यवहार बना के। दलहन की जो जड़ें होती हैं उनकी गांठों में पाया जाता है राइजोबियम, ठीक है, या इसे बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन का कैरी करता है। अब यही राइजोबियम जो हमारा है क्या करता है भैया, नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। तो भैया प्लांट इसको खाना दे देता है राइजोबियम को, अब राइजोबियम उसको क्या करता है, नाइट्रोजन दे देता है। तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, सीरियल्स में हमारे कई सारे ऐसे जो हमारे नाइट्रेट फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर हैं, ठीक है, NBF है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। कौन कौन से, जैसे एजोटोबैक्टर, हमारा एजोटोबैक्टर किसमें किसमें होता है, व्हीट में और हमारा किसमें, शुगर केन में। व्हीट और शुगर केन में हम लोग यूज़ करते हैं किसको, एजोटोबैक्टर को नाइट्रोजन फिक्स करने के लिए। एजोस्पाइरलम जो हमारा होता है, जो स्पाइरलम किसमें होता है, ज्वार में होता है, हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। एजोला और बीजीए हमारे दोनों कहाँ यूज होते हैं, धान में यूज होते हैं। एजोला भी हमारा क्या है, सिम्बायोटिक फर्टिलाइजर है। ये राइजोबियम, एजोला दो हमारे क्या है, सिम्बायोसिस वाले हैं, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। बाकी हमारे एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर क्या है, नॉन सिम्बायोटिक है, लेकिन ये क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करते हैं। एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारा क्या है, नॉन सिम्बायोटिक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा क्लास्ट्रीडियम एक होता है, क्या होता है, क्लास्ट्रीडियम में नाइट्रोजन फिक्सिंग है, लेकिन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में करता है क्लास्ट्रीडियम, ठीक है। क्या होता है नाम, क्लास्ट्रीडियम, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है। फास्फोरस की अगर बात करें तो भैया दो तरीके के होते हैं, फास्फोरस सॉल्बलाइजर, फास्फोरस एब्जार्वर। बैसिलस स्यूडोमोनास एस्पेराजिलस जैसे क्या है, फास्फोरस को सॉल्बलाइज करते हैं, और एब्जार्व करने का काम कौन करता है, वैम करता है, वेसिकुलस अर्बिकुलस माइकोराइजा, यानी वैम करता है वेसिकुलर अर्बिकुलस माइकोराइजा, ठीक है। आगे बात करते हैं जो हमारे क्या है, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए कई सारे बैक्टीरिया जैसे सेल्यूमोनास, ट्राइकोडर्मा स्पोर, ठीक है। इसके बाद जो है को क्या, आर्थोबैक्टर और एगेरिकस, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है। राइजोबियम की अगर बात करें तो अलग अलग फसल के लिए अलग अलग यूज़ होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं राइजोबियम मिली लोटाई के लिए, तो राइजोबियम जो मिली लोटाई है वो किसके लिए यूज होता है, मेडिकागो के लिए खासकर यूज होता है। मिली लोटस के लिए तो हो ही गया, उसके नाम से ही पता चल जाएगा। मिली लोटाई किसके लिए, मिली लोटस के लिए, और मिली लोटाई किसके लिए, मेडिकागो यानी अल्फा अल्फा के लिए होता है, ठीक है। ट्राइफोलाई भैया किसके लिए, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम, इसको क्या बोलते हैं, बरसीम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रिनम किसके लिए होता है, बरसीम के लिए। लेग्यूमिनोसोरम तो भैया किसके लिए होगा, पाइसम यानी मटर के लिए, या लिंस यानी अलसी के लिए यूज होगा, ठीक है। फैसियोलाई, राइजोबियम फैसियोलाई किसके लिए यूज होगा, फैसियोलस बीन्स के लिए, मतलब किसके लिए भैया, उड़द के लिए, मूंग के लिए, ठीक है, उड़द के लिए, मूंग के लिए यूज होगा। राइजोबियम लुपिनी, लुपिनी हमारा क्या होता है, लुपिन्स के लिए यूज होता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। राइजोबियम जैपोनिकम बहुत इंपॉर्टेंट, सोयाबीन के लिए यूज होता है, और हमारा क्या, ग्राउंड नट के लिए यूज होता है। जैपोनिकम में हमारा क्या, सोयाबीन, और हमारा क्या, मूंगफली। सोया मूंग याद कर लो भैया, सोया मूंग किस में आएगा, जैपोनिकम में आएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही भैया, थोड़ा टॉपिक बहुत जल्दी खींचना पड़ा हमको क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा था, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फैक्ट थे, ठीक है। हमने कहा था कि हम कंप्लीट करवाएंगे तो हमने कंप्लीट करवा दिया है भैया। याद करना आपका काम है, इसमें जो है कोई भी हम ट्रिक इतना नहीं बता सकते हैं, क्योंकि भैया क्या है, सब डाटा ही है, कितना ट्रिक हम आपको समझाएंगे। तो जितना भैया कॉन्सेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया है, बाकी रटना आपको है, देख लीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।